यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। सामान्य हिंदी का पेपर है जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक मेरे प्यारे बच्चों 100 का होता है। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का, इसमें प्रश्न नंबर 1 का है अनाम दास का पोथा किस विधा की रचना है? कहानी है, आत्मकथा है, उपन्यास है, जीवनी है। कमेंट करेंगे अनाम दास का पोथा किस विधा की रचना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये उपन्यास है। अनाम दास का पोथा उपन्यास है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 1 का है अथातो घुमक्कर जिज्ञासा के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन, विद्यानिवास मिश्र, प्रेमचंद, नागार्जुन। तो अथातो घुमक्कर जिज्ञासा के लेखक है राहुल सांकृत्यायन। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखित है? तो इरावती है, ऋतुचक्र है, सुनीता है या निर्मला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास है निर्मला। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद इरावती उपन्यास है जयशंकर प्रसाद का। ये भी जो है अपूर्ण उपन्यास है। ऋतुचक्र मेरे प्यारे बच्चों उपन्यास है इलाचंद जोशी का। और सुनीता उपन्यास है जैनेन्द्र कुमार का। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का है नागरी नीरद पत्र का संपादन किसने किया था? भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने, प्रेमघन ने, प्रताप नारायण मिश्र ने, बालकृष्ण भट्ट ने। तो नागरी नीरद पत्र का संपादन किया था प्रेमघन ने। दूसरा ऑप्शन बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद भारतेंद्र हरिश्चंद्र की 2 पत्रिका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन। इसके बाद प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया था और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का अंगा है चिंतामणि रचना के लेखक कौन है? तो चिंतामणि निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इसके बाद 2 का नंबर है निम्न में से श्रीधर पाठक की रचना है? कामायनी है, वैदेही वनवास है, कश्मीर सुषमा है, प्रेम माधुरी है। तो श्रीधर पाठक की रचना है कश्मीर सुषमा। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद का है, वैदेही वनवास महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का है और प्रेम माधुरी रचना है भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का है सरोज स्मृति कविता के रचनाकार हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रानंद पंत है, महादेवी वर्मा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके बाद अगला है नदी के द्वीप किसकी कृति है? त्रिलोचन शास्त्री की, नागार्जुन की, मुक्तिबोध की, अज्ञेय की। तो नदी के द्वीप रचना है सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञेय की। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है एकांतवासी योगी तथा उजड़ ग्राम किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की है, श्रीधर पाठक की है, बाल मुकुंद गुप्त की है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है। तो एकांतवासी योगी तथा उजड़ ग्राम रचना है मेरे प्यारे बच्चों श्रीधर पाठक की। आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु को। ठीक है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है और परीक्षा गुरु के रचनाकार हैं लाला श्रीनिवास दास। इसके बाद है त्यागपत्र, तो जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। झूठा सच यशपाल का उपन्यास है। जहाज का पंछी इलाचंद जोशी का उपन्यास है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 3 है दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न होते हैं, 2-2 अंक के, कुल मिलाकर के 10 अंक का गद्यांश पूछा जाता है। तो किसी भी गद्यांश को हल करने से पहले सबसे पहले पढ़ते हैं उसको, फिर मैं आपको इसकी ट्रिक भी बताऊंगा।
साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृत के बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृत के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। आगे देखेंगे, इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपने पढ़ा होगा चैप्टर, कहाँ से लिया गया है, पहला चैप्टर है। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछेगा उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो आपको लिख देना है, पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। इसके लिए आपको मिलेंगे 2 अंक। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों किसकी करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर के जिसकी रेखा खींची हुई है इसकी करना है आपको व्याख्या। ठीक है, तो देखिए व्याख्या कैसे लिखना है। गद्यांश में लेखक ने यह स्पष्ट किया है, विभिन्न सांस्कृतिक रूपों जैसे साहित्य, कला, नृत्य और गीत के माध्यम से लोग अपने मानसिक भावों को व्यक्त करते हैं। हालांकि इन रूपों में बाह्य विविधता हो सकती है, लेकिन इनका मूल एक ही है, आत्मा का आनंद। सहृदय व्यक्ति इस आनंद को समझता है और सभी संस्कृतियों के सुखद पक्ष को स्वीकार करता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, किन रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। तो आपने अभी पढ़ा था, राष्ट्रीय जन साहित्य, कला, नृत्य, गीत और आमोद प्रमोद के विभिन्न रूपों में अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न है, सहृदय व्यक्ति किसको स्वीकार करते हुए आनंदित होता है। तो सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करते हुए आनंदित होता है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, क्या कह रहा है, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने राष्ट्र के किस स्वरूप पर प्रकाश डाला है। तो लेखक ने राष्ट्र के सांस्कृतिक स्वरूप पर प्रकाश डाला है, जिसमें विविधता के बावजूद एकता और आनंद की भावना को महत्व दिया गया है। ठीक है, अथवा करके 2 पूछता है आपको, आप कोई भी कर सकते हैं, ऊपर वाला कर सकते हैं या फिर नीचे वाला कर सकते हैं। चलिए इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है, इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। कुछ लोगों को मिलता है, वह बहुत दूरदर्शी होते हैं। जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब वे लगा लेते हैं। मेरी दृष्टि उतनी दूर तक नहीं जाती, फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे, कुछ थोड़ा सा मैं भी अनुमान कर सकता हूँ। तो इस चैप्टर को आपने पढ़ा होगा, अशोक शब्द मिल गया तो इससे आप समझ जाइए कि अशोक के फूल से लिया गया है। तो पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड के अशोक के फूल नामक पाठ से अवतरित है और इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इसके लिए आपको 2 अंक मिल जाएगा। फिर दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों किसकी करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से पुष्पित अशोक से लेकर के विशेष रस मिलता है, यहाँ तक की व्याख्या करना है। तो चलिए देखते हैं व्याख्या कैसे लिखना है। द्विवेदी जी कहते हैं कि कभी भारतीय संस्कृति में अत्यधिक आदृत अशोक के वृक्ष को जो आज जब मैं पुष्पित देखता हूँ तो उसे देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। वह अपने उदासी का कारण स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि मैं इसलिए उदास नहीं हूँ कि अशोक के पुष्प अतिरिक्त सुंदर हैं और उनकी सुंदरता से कोई मुझे ईर्ष्या हो रही, इसलिए मैं उनकी कमियों का अन्वेषण कर उसे अभागा बताकर अपने मन को सुखी बना रहा हूँ। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, क्या कह रहे हैं, गद्यांश के लेखक ने स्वयं के बारे में क्या कहा है। लेखक कहता है कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो दूसरों का दोष निकालकर स्वयं को उनसे श्रेष्ठ सिद्ध करके स्वयं पर खुश होते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का मन किस फूल को देखकर उदास हो जाता है। तो अशोक के फूल को देख करके उदास हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो लेखक के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप को अधिक दूरदर्शी, महान एवं उदार नहीं बताना चाहिए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 4 है, क्या कह रहा है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी 10 अंक का होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, कितने अंक का होता है, 10 अंक का। तो चलिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं, फिर जो है इसका प्रश्न हल करेंगे। मसरण गंधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म, यानी मनु श्रद्धा के वस्त्र देखते हैं तो श्रद्धा के वस्त्र कैसे थे। तो श्रद्धा के वस्त्र गंधार देश में पाई जाने वाली भेड़ों की कोमल खाल से बने हुए थे। श्रद्धा के जो वस्त्र थे वो गंधार देश में पाई जाने वाली भेड़ों की कोमल खाल से बने हुए थे। ढक रहे थे, उसका वपुकांत बन रहा था कोमल वर्म। खाल से बने हुए वस्त्र उसके शरीर को ढक रहे थे और कोमल वस्त्र उसके शरीर का कवच बन रहे थे।
नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधकुला अंग। नीले वस्त्रों के बीच श्रद्धा की कोमल और मृदुल अंग कहीं कहीं से थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहे थे। खिला हो जो बिजली का फूल मेघ वन बीच गुलाबी रंग। उसे देखकर ऐसा लगता था मेघ रूपी जंगल के बीच में गुलाबी रंग के बिजली के फूल खिले हों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न पूछेगा आपसे उपयुक्त पद्यांश के पाठ और रचयिता का नाम। तो पाठ का नाम श्रद्धामन हुआ, आपने इसको पढ़ा होगा, और कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद है क्या कह रहा है, नील रोम वाले मेसों के चर में किसका शरीर ढका है। तो श्रद्धा का ढका हुआ है। नील रोम वाले मेसों के चर्म से उसका यानी व्यक्ति का शरीर ढका था। रोम वाले मेसों के चर्म से किसका शरीर ढका था, तो श्रद्धा का शरीर ढका था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, किसका, श्रद्धा का शरीर ढका हुआ था। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है मिश्रण और वर्म शब्द का अर्थ लिखिए। तो मिश्रण का अर्थ होता है चिकना या मुलायम, वर्म का अर्थ होता है वस्त्र या आवरण। फिर अगला प्रश्न है खिला हो जो बिजली का फूल मेघ वन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में प्रमुख अलंकारों के नाम लिखिए। तो खिला हो जो बिजली का फूल मेघ वन बीच गुलाबी रंग, इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है। कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। यहाँ बिजली के फूल और गुलाबी रंग की तुलना की गई है जिससे एक सुंदर और जीवंत चित्र उभरता है। ठीक है, तो उपमा अलंकार है। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या मैंने आपको पूरे की बता ही दिया है। इसके बाद अथवा करके दिया हुआ है, क्योंकि 2 पूछता है मेरे प्यारे बच्चों, आपको 1 करना रहता है। ठीक है, तो चलिए ये भी देख लेते हैं। खोजने आते सब ये आए तुम करने सत्य खोज। जग की मिट्टी के पुतले जन तुम आत्मा के मन के मनोज। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर चेतना अहिंसा नम्र ओज। पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। सुमित्रानंद पंत जी गांधी जी की महिमा का गुणगान करते हुए कहती हैं कि इस संसार में सभी लोग सुख भोगने की खोज में आते हैं। पहली लाइन का अर्थ इस संसार में सभी लोग सुख भोगने की खोज में आते हैं। दूसरी लाइन का अर्थ है किंतु तुम इस संसार में सत्य की खोज करने के लिए आए थे। अगली लाइन का अर्थ है इस संसार के सभी लोग इस संसार की मिट्टी के द्वारा बने हुए हैं, पुतले हैं जो अंततः इसी मिट्टी में मिल जाते हैं। हे बापू, तुम भी इस मिट्टी के बने हुए थे, किंतु तुम इन सबसे अलग थे क्योंकि तुम में एक महान आत्मा निवास करती थी। तुम मन को प्रसन्न करने वाले कमल के समान थे। आगे देखिए अगली लाइन का अर्थ मानव जड़ता हिंसा और स्पर्धा से भरा हुआ था। मानव जड़ता हिंसा और स्पर्धा से भरा हुआ था। हे बापू, तुमने आदर्शों के द्वारा इनमें चेतना अहिंसा और विनम्रता से युक्त कांति को जगाया। मानव समाज में व्याप्त भेदभाव जाति भेद हिंसा आदि कीचड़ में पशुता के खिले हुए कमल को तुमने अपने आदर्शों के द्वारा पवित्र सरोवर खिले हुए कमल के समान बना दिया। ठीक है, आदर्शों के द्वारा पवित्र सरोवर में खिले हुए कमल के समान बना दिए। अर्थात इस भौतिकवादी मनुष्य में आध्यात्मिक मनुष्य बना दिया। अर्थात इस भौतिकवादी मनुष्य को आध्यात्मिक मनुष्य बना दिया। तो ये जो है कहाँ से लिया गया है, बापू के प्रति पाठ से लिया गया है। कवि का नाम है सुमित्रानंद पंत। अगला प्रश्न पूछ रहा है साधारण मनुष्य संसार में क्या खोजता है। तो अधिकांश साधारण मनुष्य संसार में सुख की खोज में लग जाते हैं, यानी सुख खोजता है। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मैंने पूरे की बता दिया है। गांधी जी की भौतिकवादी मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ा। गांधी जी का भौतिकवादी मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ा। गांधी जी ने भौतिकवादी मनुष्य को अध्यात्मवादी बना दिया, अर्थात लोगों को मानवीय गुणों के आधार पर जीना सिखा दिया। तुम आत्मा के मन के मनोज पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें रूपक अलंकार है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 5 का है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 80 शब्द में लिखना है, 5 अंक का होता है। वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और हरिशंकर प्रसाई। इसके बाद खा नंबर है क्या कह रहा है साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। भी 5 अंक का होता है। मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंद पंत और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 6 नंबर प्रश्न है ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। 5 अंक का होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको आप तैयार करेंगे। इसके बाद है 7वां नंबर 100 पठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 80 शब्द में लिखना है, 5 अंक का होता है। एक खंडकाव्य है, अलग अलग जिले के लिए होता है, तो आप इसको तैयार करेंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों खंड खा है, ये भी 50 अंक का होता है।
8 का नंबर है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 अंक का होता है, 2 अंक संदर्भ के लिए, 5 अंक अनुवाद के लिए। ठीक है, तो युवक मालवीय शौकीन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानाम मनांस अमोहयत। युवक मालवीय अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों के मन को मोह लिया, अतः इसलिए अस्य माने ये, सुहृदा माने मित्रों के, अतः इनके मित्रों ने, तम माने इन्हें, प्राक विभाग पदवी माने वकालत की पदवी, प्राप्त माने प्राप्त कर, देशस्य श्रेष्ठतरम सेवा कर्तु प्रेरितवंता, देश की श्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किया। तद अनुसार इसके अनुसार अयम माने ये, विधि परीक्षा उत्तीर्ण माने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण करके, प्रयागस्थे माने प्रयाग के, उच्च न्यायालय माने उच्च न्यायालय में, प्राक विभाग कर मतलब वकालत का कार्य, कर्तु आरभत माने करना शुरू कर दिए। विधे माने कानून के, प्रकृष्ट ज्ञानेन माने श्रेष्ठ ज्ञान, मधुर लापेन माने और मधुरालापेन माने मधुर भाषण, और उदार व्यवहारेन माने उदार व्यवहार से, चा अयम माने ये, शीघ्र यो माने शीघ्र ही, मित्राणाम माने मित्रों, चा माने और, न्यायाधीशा माने न्यायाधीशों के, सम्मान भाजनम अभवत सम्मान के पात्र हो गए। ठीक है, संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद अथवा वाला देखते हैं, ये लिया गया है भारतीय संस्कृत महत्वम से। ठीक है, पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर है संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुल गुरु कालिदास, अन्य चाभास भारवी भवभूति आदि महाकवि, शौकीय ग्रंथ रत्ने अद्याप पाठ का नाम हृदय विराजनते। यानी संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुल गुरु कालिदास और अन्य भास भारवी भवभूत आदि महाकवि अपने ग्रंथ से आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। यम भाषा आसाम मातृसम सम्माननीय वंदनीय चा, यह भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यतो भारत माता स्वतंत्रतम गौरवम अखंडत्वम संस्कृत एकतम चा संस्कृते नेव सुरक्षितम शक्यन्ते। क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता संस्कृत की एकता संस्कृत से सुरक्षित रखी जा सकती है। यम संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्त, यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। तथा सुष्ठुक्तम, इसलिए ठीक ही कहा गया है, भाषास मुख्या मधुरा दिव्या गिवाण भारती, भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य संस्कृत भाषा है। इसके बाद खा वाला देखिए मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए, भी 7 अंक का होता है। ना मैं रचते भद्र व उल्लूकस विशेषणम, यानी तुम्हारा उल्लू का राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता। अक्रुद्धस्य मुख्य पश्य कथम क्रोधो भविष्य, इस क्रोधहीन का मुख देखो, क्रोध करने पर कैसा होगा। अथवा करके दिया हुआ है सुभाषित रत्नान से। ठीक है, जल बिंदु निपातेन करमसा पूरते घटा, जल की एक एक बूंद गिरने से करमसा घड़ा भर जाता है। साहेतु सर्व विधानाम धर्मस्य चा धनस्य चा, सभी विधानों में धर्म और धन का यही कारण है। इसके बाद है 9 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 2 अंक का है, एक करना है। अन्न जल पूरा करना मतलब मर जाना, अपना ही राग अलापना मतलब अपना ही गुणगान करना, दाल में काला होना गड़बड़ होना, सूरज को दीपक दिखाना मतलब ऐसी बात को बताना जो पहले से ज्ञात हो। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें पूछता है अपठित गद्यांश, और इसके नीचे 3 प्रश्न रहते हैं, 5 अंक के लिए होता है। सीधा सीधा आपको उत्तर मिल जाएगा, अच्छे से आपको अपठित गद्यांश को पढ़ना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर 11 का है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए, सब एक नंबर का है। अनिष्ट और अनिष्ट, तो अनिष्ट का मतलब बुरा और अनिष्ट का मतलब निष्ठा रहित, तो आपका आ ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद मात्र और मात्र, इसका मतलब होता है, क्या होता है, केवल और माता। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। तात, सुरभि, शिखा, तो तात का मतलब क्या होता है, तात यानी पिता कह सकते हैं, आदरणीय व्यक्ति कह सकते हैं। सुरभि का मतलब सुगंध और गाय कह सकते हैं। शिखा का मतलब चोटी कह सकते हैं, पंखों का ऊपरी गुच्छा कह सकते हैं। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए, ये भी कितने हैं, एक नंबर का है। जो कम बोलता हो उसे कहते हैं मितभाषी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, जो बूढ़ा ना हो उसे कहते हैं अजर। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, एक नंबर का है, 2 अंक का, तो इसको आपको शुद्ध करके लिखना है। मैं अनेकों बार दिल्ली जा चुका हूँ, मैं अनेक बार दिल्ली जा चुका हूँ। फिर है 12 का,
करुण रस अथवा शांत रस, अनुप्रास अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार, चौपाई अथवा दोहा छंद। दो दो अंक का है रस अलंकार छंद। 13 नंबर प्रश्न है, बैंक प्रबंधक को ऋण शिक्षा ऋण के आवेदन के संबंध में पत्र लिखिए अथवा किसी पर्यटन स्थल की यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। 6 अंक का है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको आप तैयार कर लेंगे। फिर 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय भाषा शैली पर निबंध लिखिए। 9 नंबर का है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।